गैसीय स्टेट चल रहा था हमारा बच्चों, और हमने मैनोमीटर वगैरह सब कुछ अच्छे से देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस लॉस। गैस लॉस में क्या होता है कि अलग अलग लॉ होता है जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सभी को आपस में रिलेट करता है। मोल कॉन्सेप्ट में जो पी बराबर एनआरटी पढ़े थे, वो एक्सपेरिमेंटली कहाँ से आता है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके वो पाया कि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक और बात, ये चैप्टर पढ़ने से पहले तुम लोग थोड़ा बहुत ग्राफ स्टडी किए होगे फिजिक्स में, तो थोड़ा बहुत इसमें ग्राफ का इस्तेमाल आता है। तो है ना, आई होप कि तुम लोग सारा का सारा पहले का जो ग्राफ का जो आइडिया है तुमको पता होगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, सिंपल है ना, ये सब तुमको आइडिया होगा। तो फिर तुमको इसमें ऐसे भी कोई खास दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है, हर लॉ का छोटा सा पार्ट होता है ग्राफ स्केच करना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर तुम्हें ग्राफ का बेसिक आइडिया है। तो अगर भूल चुके हो तो जो फिजिक्स में पढ़ाया गया था वहाँ पे जाकर उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। हेडिंग दो गैस लॉस, और इसमें पहला लिखो बॉयल्स लॉ। देखो बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो अभी हमको P बराबर एनआरटी पता नहीं है, अभी हमें P बराबर एनआरटी पता नहीं है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी उसको पढ़ तो चुके हैं, तो इसीलिए हम लोगों को ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी गैस है, मान लो कोई भी गैस है और उसका मास फिक्स है, मास अगर फिक्स है तो उसका मोल फिक्स होगा, यानी मोल कांस्टेंट हो गया। तो गिवन टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर का मतलब जो टेम्परेचर है वो भी फिक्स है, तो गिवन टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स करलेशन होगा, यानी P प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर ऑफ गिवन मास, चाहे गिवन अमाउंट भी लिख सकते हो, गिवन अमाउंट ही लिख लो, गिवन अमाउंट of a gas is inversely proportional to its volume at given temperature, given temperature चाहे constant temperature। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि गैस का जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल टू 1/V है, बशर्ते कि क्या क्या कांस्टेंट हो बच्चों। तो अमाउंट यानी कि मास और मोल कांस्टेंट हो गया, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे N and T आर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो देखो तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V आया, तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को K लिख दें, K/V, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा PV बराबर K, और K को लिखेंगे कांस्टेंट। तो PV बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, पहले तो एक बात बताओ, भले ही तुम PV बराबर एनआरटी इस चैप्टर में अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन पहले तो पढ़ चुके हो। तो हम लोग ऑलरेडी जब उसको पता, हमें जब ऑलरेडी वो पता है, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि K का वैल्यू क्या होगा। तो निकालो तो K का वैल्यू क्या होगा, PV बराबर क्या होता है, एनआरटी। इस एक्सप्रेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है और गिवन अमाउंट यानी मोल भी कांस्टेंट है, तो N और T कांस्टेंट हुआ, और R जो गैस कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट ही होता है। तो हमारा ये nRT पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से भी ये प्रूफ हो गया कि nRT अगर कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं P बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से ये आइडिया लगा कि अगर इस कांस्टेंट को K कर दे तो जो K का वैल्यू होगा वो बराबर किसके होगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा K है, ये जो हमारा K है, उस K का वैल्यू, एक सेकेंड देखो आते हैं हम उस पर। P बराबर कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, P बराबर कांस्टेंट का मतलब हुआ कि एक कमरा है, चाहे एक कंटेनर है, उसमें गैस रखा हुआ है, उसमें एक पिस्टन लगा है, पिस्टन को ऊपर नीचे करते हो तो वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये लॉ बोल रहा है कि वॉल्यूम अगर घटेगा, अगर तुम पिस्टन को दबाओगे तो गैस सिकुड़ेगा, गैस सिकुड़ेगा तो अंदर में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक गुब्बारा है, उसको अगर दबाओगे तो तुमको ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, गुब्बारा जितना फैलेगा उतना उसका प्रेशर कम होता जाएगा, वो ये लॉ कहता है। तो ये लॉ बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे गुब्बारा एक्सपैंड कर रहा है, तो एक्सपैंड करने के दौरान किसी भी पॉइंट पे उसका जो प्रेशर होगा और वॉल्यूम होगा उसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट आएगा, ऐसा बोल रहा है। तो मान लो कोई स्टेट है ना, उसका कोई पार्टिकुलर स्टेट है, कोई किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे
उस पॉइंट को हम बोलते हैं 1। तो उस पे 1 पे क्या हो जाएगा, P1 V1 लिखोगे, PV को क्या लिखोगे, P1 V1। तो P1 V1 कितने के बराबर, nRT के बराबर। किसी दूसरे पॉइंट पे क्या लिखोगे, P2 V2, ये भी किसके बराबर, ये भी nRT के बराबर। तो हम क्या कमेंट कर सकते हैं बच्चों, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। P बराबर कॉन्स्टेंट, इसका मतलब किसी पॉइंट पे 1 1 लगा दो तो P1 V1, किसी दूसरे पॉइंट पे 2 लगा दो तो P2 V2, तीसरे पॉइंट पे 3 लगा दो तो P3 V3, ये सब का सब आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से और क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो बहुत सारा इसका तरीका होता है, फॉर्मेट होता है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, यहां से P2 को इधर ले आओ, V1 को उधर ले जाओ। तो देखो लेफ्ट साइड में 1/2 है तो राइट साइड में 2/1 है। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आइडिया लग गया। क्या क्या आइडिया लगा, बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी P बराबर कांस्टेंट, जहां कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट का वैल्यू होगा K जो है उसका वैल्यू होगा nRT के बराबर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2, P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1, और चाहे तो लिख सकते हैं P बराबर कांस्टेंट। ठीक है, P बराबर कांस्टेंट ऑलरेडी हम यहाँ भी लिख चुके हैं और यहीं से निकल कर आया कि K का वैल्यू nRT के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लो इतना। अब देखो बच्चों, ग्राफ कैसे खींचते हैं। कोई भी y एक्सिस पे दे दे वैल्यू, कोई भी x एक्सिस पे वैल्यू दे दे, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछ सकता है। तो सपोज करो हमें बोला कि P वर्सेस 1/v का ग्राफ खींचना है। बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत बच्चा इसमें फंसता है। एक बार अच्छे से समझ जाओगे हमेशा के लिए सही हो जाएगा। अगर बोला P वर्सेस 1/v का ग्राफ खींचना है, इसका मतलब कि तुमको P को लेना है y एक्सिस पे और 1/v को लेना है x एक्सिस पे। बॉयल्स लॉ में तुमको ये ग्राफ खींचना है, तो तुम करोगे क्या, ऑलवेज तुम शुरुआत करोगे यहां से, PV इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे हमारा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो P बराबर लिखो K, और साइड में याद से लिख देना कि K का वैल्यू होता है nRT। पूछा हुआ सवाल जो है इसके सहारे बनेगा हमारा। ठीक है, अब देखो ये हम साइड में लिख दिए, तुम्हें ये ग्राफ ट्रेस करने को बोला, खींचने को बोला, ड्रॉ करने को बोला, तो सबसे पहले तुम ये लाइन लिख दिए P बराबर के, जो कि तुम बॉयल्स लॉ में पढ़े हो। अब तुम्हारा एम क्या होगा कि तुम किसी भी तरीके से जो हमारे y एक्सिस पे है उसको तुम निकाल लो। तो y एक्सिस पे कौन है, P है, तो यहां से देखो तो P बराबर क्या आएगा, P बराबर आ गया K/v। अगर y एक्सिस पे P स्क्वायर होता तो हम पहले ये निकालते फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अगर y एक्सिस पे √P होता तो पहले ये निकालते फिर दोनों साइड रूट ले लेते हैं। अगर y एक्सिस पे log P होता तो पहले ये निकालते फिर लेफ्ट साइड में log ले लेते हैं। कहने का मतलब बस ये है कि जो भी y एक्सिस पे रहे उसको तुम पहले ले आओ। तो हमने ले आया, P ले आया, तो ये P हमारा y एक्सिस हो जाएगा। फिर क्या करो कि उस एक्सप्रेशन में जहां जहां पे 1/v है वहां पे x रख दो, क्योंकि हमारा 1/v ही जाएगा x एक्सिस पे। तो जहां भी 1/v दिखे उसको x रखो। तो बहुत बार तुमको 1/v नहीं दिखेगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं दिखेगा, वैसे दिख तो रहा है 1/v लेकिन बहुत बार नहीं दिखेगा। तो तुम करना क्या, मैथमेटिकली साइड में लिख देना कि 1/v बराबर x, यानी v बराबर क्या, v बराबर 1/x। कहने का मतलब अगर 1/v को तुमको x रखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि v के जगह पे 1/x रखना है। तो जहां जहां v दिखे वहां पे 1/x रख दो। क्लियर हो गया अब ये। तो देखो तो क्या लिखेंगे, p जो है वहां पे क्या लिखना है, p की जगह पे y लिख दो, k को जस का तस लिख दिए, और 1/v को x लिखना है, चाहे v को लिखना है 1/x। तो नीचे में v है, यहां अगर 1/x लिखोगे तो x ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा y बराबर kx। अगर 1/v को x रखोगे देखो तो k इंटू, इसको लिख सकते हैं k इंटू 1/v, और ये 1/v को x रखे तो भी y बराबर kx आया। अब ये ग्राफ तुम लोग पढ़े होगे, y बराबर kx ऑरिजिन से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन होता है, ऑरिजिन से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन होता है। y बराबर mx से हम इसको कंपेयर करेंगे, जहां पे k हमारा स्लोप हो गया, और स्लोप किसके बराबर, nRT के बराबर। ठीक है, क्योंकि k है nRT के बराबर। चलो स्टेप वाइज देखते हैं। y बराबर kx, ग्राफ क्या हो जाएगा, y की जगह पे क्या रखोगे p, और x एक्सिस की जगह पे रखोगे 1/v। इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों, y बराबर kx का, y बराबर kx का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और देखो प्रेशर कभी भी जीरो नहीं हो सकता,
वॉल्यूम भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे इन्फिनिटी नहीं हो सकता। 1/v अगर जीरो होगा तो वॉल्यूम इन्फिनिटी होगा। तो ये ग्राफ कभी भी यहाँ पे टच नहीं करेगा। तो इसको दिखाने के लिए ऐसे ओपन इंटरवल यहाँ लिया जाता है, ऐसे गोला देने का मतलब हुआ कि टच नहीं कर रहा है। ठीक है, टच नहीं कर रहा है तो कभी भी प्रेशर तुम्हारा जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कभी कभी इसी को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। डॉटेड लाइन से कैसे, इसी चीज को कभी कभी ऐसे दिखा देगा, ऐसे और फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, है ना। करने का मतलब यहाँ टच नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत बार पूरा भी मिला देगा, क्योंकि केमिस्ट्री है तो उतना ध्यान देता नहीं है। मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे से देखा जाएगा, केमिस्ट्री है तो तुम बुक में नोटिस करोगे कि सीधे मिला दिया है। टेक्निकली वो सही नहीं है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी तुमको मिला के पूछ देगा, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ हुआ। हम कर क्या रहे हैं, समझने में आसानी हो, बहुत सारा चीज समझाना है, इसलिए इसको मिला देते हैं, बस यहाँ पे ओपन इंटरवल दे रहे हैं। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल मान लो थीटा है। तो ये जो भी आपका ग्राफ बना, इसका स्लोप क्या होता है बच्चों, पढ़े होगे कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। और y बराबर kx में ये जो k है हमारा, यही हमारा स्लोप है। तो हम tan थीटा को लिखेंगे k के बराबर, जो कि बराबर किसके है, nRT के बराबर। हमारा k जो है वो nRT है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब देखो इसमें सवाल तुमसे क्या पूछेगा, तुमको बोलेगा कि एक ग्राफ तो ये हुआ, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट था, ये ग्राफ खींच दिया। अब क्या बोलेगा कि इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करो, लेकिन टेम्परेचर को चेंज कर दो। तुम बोलोगे इसमें टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट को ही दो बार कर रहे हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट को करेंगे मान लो 25 डिग्री सी पे, पहली बार एक्सपेरिमेंट को किए तो टेम्परेचर 25 डिग्री सी पे फिक्स है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर फिक्स है, कितने पे, 25 डिग्री सी पे। उसके बाद फिर से अगले दिन फिर से तुम एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन अब टेम्परेचर को 35 डिग्री सी पे फिक्स कर दो, तो फिर से प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेगा। लेकिन इस बार टेम्परेचर 35 डिग्री सी है और तुमको बोल रहा है दोनों का ग्राफ बताओ। तो दोनों का ग्राफ बनाओगे तो टेम्परेचर अगर अलग अलग है तो nRT अलग अलग होगा, nRT अलग अलग होगा तो हमारा tan थीटा अलग अलग होगा, यानी स्लोप अलग अलग होगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा बच्चों, अगर मान लो ये हमारा ग्राफ आया, ऐसा ऐसा हम दो ग्राफ बना रहे हैं, एक ग्राफ कुछ ऐसे गया, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे गया। ये पहला ग्राफ T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा T2 टेम्परेचर पे है, ये प्रेशर P हो गया, है ना, और ये वॉल्यूम 1/v हो गया। यहाँ पे 1/v दिया हुआ था, दो ग्राफ दे दिया। तुमसे बोला कि बता T1 और T2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुमसे ये सवाल पूछेगा। T1 T2 में क्या बोले हम, ये अपना P बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है, ये रहा। लेकिन एग्जाम में ऐसा दो ग्राफ दे दिया, बोला कि दो कंडीशन में T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ आया, T2 टेम्परेचर पे ये ग्राफ आया। तो बताइए T2 और T1 में क्या रिलेशन है, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो देखो अभी तुरंत हमने क्या पढ़ा कि स्लोप जितना ज्यादा होगा nRT उतना बड़ा होगा। मोल हमारा फिक्स है और अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किए हो, तो स्लोप जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा, स्लोप जितना कम टेम्परेचर उतना कम। स्लोप कैसे पता करें, तो स्लोप पता किया जाता है मैथमेटिकली tan थीटा से। ठीक है, दिक्कत क्या है, थीटा अगर 90 से बड़ा हो गया, चाहे डिक्रीजिंग कर्व हो गया, तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। थीटा अगर 0 से 90 के बीच में रहा, tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। बड़ा छोटा चेक करने में दिक्कत होगा, बहुत बार दिक्कत होता है, सदियों से दिक्कत होता आ रहा है बच्चों को, अभी भी दिक्कत होगा। तो जब भी तुमको स्लोप चेक करना हो केमिस्ट्री में, बिल्कुल tan थीटा के चक्कर में मत पड़ना। बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, उससे तुम्हारा अभी से लेकर फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने तक जितना कॉन्सेप्ट है, जब भी स्लोप का कॉन्सेप्ट आएगा सारा हो जाएगा चुटकी में। ठीक है, स्लोप का सिंपली मतलब होता है बच्चों ढलान। स्लोप का सिंपली मतलब होता है ढलान। जो साइन आता है नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, वो बस ये बताता है कि ढलान ऊपर की ओर है या ढलान नीचे की ओर है। ठीक है, तो नीचे की ओर जो ढलान होगा चाहे ऊपर की ओर जो ढलान होगा, उसके लिए एंगल को देखने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम रास्ते में जा रहे हो और कोई रास्ता, कोई पुल है जो ऐसे ऊपर चढ़ रहा है, तो तुमको वहां पे एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि स्लोप ज्यादा है या कम है। वो पुल जितना ऐसे खड़ा होगा उतना ही उसका स्लोप ज्यादा होगा, और वो जितना हॉरिजॉन्टल की ओर होगा, जितना झुका हुआ होगा, उतना ही उसका स्लोप कम होगा। सिंपल सी बात है। गांव में जा रहे हो, दो रास्ता है, बारिश का दिन है ना, रोड तुम्हारा स्लिपरी है, मिट्टी पूरा फैला हुआ है, तो तुम वहां पे एंगल नहीं निकालते हो कि किस रोड से जाएंगे तो गिरने का संभावना ज्यादा है। तुम देखते हो, तुमको पता चल जाता है। तो जिस ग्राफ पे लुढ़कने का संभावना ज्यादा है, जिस ग्राफ पे गिरने का संभावना ज्यादा है, उसका स्लोप ज्यादा है।
जिस पे गिरने का संभावना कम है उसका स्लोप कम है। ऑलवेज, हमेशा के लिए इस चीज को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। चलो तो बताओ दोनों में किस पे जल्दी गिरोगे। तो ऊपर वाले पे बैठोगे तो जल्दी लुढ़कोगे, यानी ऊपर वाले का स्लोप ज्यादा है। ऊपर वाला जो ग्राफ है हमारा, ये अगर इस ग्राफ को हम ए बोल दें, इस ग्राफ को बी बोल दें, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो स्लोप है वो ए ग्राफ का ज्यादा है ना, किस ग्राफ से, बी ग्राफ से, ठीक है। स्लोप कंपेयर करने के लिए कभी भी tan थीटा के साइन को कंपेयर नहीं किया जाता, हमेशा tan थीटा का मैग्नीट्यूड कंपेयर किया जाता है। और मैग्नीट्यूड कंपेयर करोगे तो फिर tan थीटा में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपली देख के तुम कंपेयर कर लो। तो एक बात बता, ऊपर वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा हुआ, तो अगर स्लोप ज्यादा होगा तो के बड़ा होगा, और अगर के चाहे के का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ऐसे भी बोल सकते हो, के बड़ा होगा तो हमारा एनआरटी बड़ा होगा, और अगर हमारा एनआरटी बड़ा होगा तो टेम्परेचर ही बड़ा होगा। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ए ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा बी ग्राफ के टेम्परेचर से। ए ग्राफ का टेम्परेचर कितना है, T1, तो हम बोलेंगे T1 बड़ा होगा किससे, T2 से। एक बार, दो बार, 10 बार, 15 बार, 1000 बार, जितना बार हो सके इसको रिवाइज करो, पढ़ो, लिखो, और जब तक ये अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक आगे मत पढ़ना, ठीक है। रिवाइंड करना, जितना भी नेसेसरी चीज है, जितना भी काम का चीज है, सारा का सारा हम बोल चुके हैं। कुछ भी इसमें नया बोलने को नहीं है, पूरा हम समझा चुके हैं, और जितना भी बोले हैं वो इनफ है तुम लोगों को समझने के लिए। तो इसको अच्छे से समझो, है ना, किस तरीके से हमने ग्राफ खींचा, किस तरीके से हम लोग ये एक्सप्रेशन लेकर आए, फिर ग्राफ खींचे। ग्राफ खींचने के बाद ऐसा ऐसा 2 ग्राफ देकर कैसे हम पता किए किसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसमें टेम्परेचर कम होगा, ठीक है बच्चों, नोट करो। इसके बाद हम अगला ग्राफ देखेंगे, बॉयल्स लॉ का ही। अगला देखो बच्चों, अगला ग्राफ हम लोग ले रहे हैं log p वर्सेस log v, इसका ग्राफ खींचना है। कैसे खींचोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, p बराबर k, और साइड में लिखोगे k बराबर क्या, nRT। फिर क्या सीखा है, किसी भी तरह से log p को लेकर आओ। तो log p लाने के लिए पहले p ले आते हैं, p बराबर k बाई v, दोनों साइड log ले लो, तो क्या हो जाएगा ये log p बराबर log k बाई v। log k बाई v पढ़े हो गए, log m बाई n होता है log m माइनस log n, तो हम इसे लिख सकते हैं log k माइनस log v। नहीं पता लिख लो अच्छे से, वैसे पता होगा, है ना। log m बाई n बराबर होता है log m माइनस log n। और क्या पढ़े होगे तुम लोग, log m इंटू n क्या होता है, तो ये हो जाता है log m प्लस log n, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा log p बराबर। इसके बाद क्या सिखाए थे, ये log p हमारा y एक्सिस पे है, तो इसे आप लिख दो y। log k, तो बच्चों k कांस्टेंट है तो उसका log भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का log कांस्टेंट, तो इसको हम नया कांस्टेंट k डैश मान लेते हैं, माइनस log v, log v हमारा x एक्सिस पे है तो हम इसको मान लिए x। तो क्या ग्राफ आएगा, y बराबर आएगा माइनस एक्स प्लस के डैश, ये हमारा ग्राफ आएगा। तो देखो, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी आप पढ़े होगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां m क्या है, m हमारा स्लोप है, तो m किस कंपेयर करो दोनों को, x का कोफिशिएंट m, और यहाँ x के मल्टीप्लीकेशन है -1 है, तो स्लोप हमारा -1 होगा। -1 का मतलब नेगेटिव स्लोप, ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। ये क्या होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है, पढ़े होगे ऐसा। y पे जो कट करेगा, y पे जहां पे कट करेगा उसे हम बोलते हैं c। तो y पे पॉजिटिव साइड में भी कट कर सकता है, नेगेटिव साइड में भी कट कर सकता है, क्योंकि k डैश हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। k डैश हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि k हमारा 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। अगर 1 से बड़ा नंबर का लॉग लोगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटे नंबर का लॉग लोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बना है, तो हम लोग 2 ग्राफ इसका बना सकते हैं। स्लोप तो होगा हमारा नेगेटिव, यानी ग्राफ नीचे जाएगा, तो एक ग्राफ तो ये हो सकता है। दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है ना, ये यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है देखो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड में y एक्सिस को कट कर रहा है। साथ साथ ये भी हो सकता है कि y एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट करे, ऐसे ग्राफ आ जाए। अभी भी नीचे जा रहा है, स्लोप जो है हमारा वो कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर ये एंगल लिखे तो कितना होगा, 135 डिग्री होगा, है ना। हमारा स्लोप हो जाएगा
tan 135 डिग्री यानी कितने के बराबर, -1 के बराबर। ये जो इंटरसेप्ट आएगा ये कितना आएगा, k डैश के बराबर। इसमें इंटरसेप्ट क्या आएगा, ये भी k डैश आएगा। अंतर क्या है, इसमें k डैश पॉजिटिव है, इसमें k डैश नेगेटिव है। ठीक है, तो जो ग्राफ दे एग्जाम में हम उसके हिसाब से कर लेंगे। अभी हम इस वाले ग्राफ को बेस मान के चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं k डैश हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि नॉर्मली जो k होता है वो 1 से बड़ा होता है। nRT 1 से बड़ा ही होगा, टेम्परेचर अच्छा खासा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा log p, यहाँ पे आ जाएगा log v। अच्छे से समझो, है ना, कैसे हम इसको लाएं। पहले हमने लिखा p बराबर k का वैल्यू nRT, p बराबर k बाई v, log ले लिए, यहाँ तक आ गया। और इसका ग्राफ तुम पहले पढ़ चुके हो, बार बार उस चीज को रिवाइज करो, अच्छे से रटो उसको। जैसे जैसे समय बीतेगा तुमको ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। शुरू का चीज है, इसलिए हो सकता है कि तुमको थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि ग्राफ पे अच्छे से कमांड नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, फिजिक्स में चाहे मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो मैथ्स में, है ना, चाहे केमिस्ट्री में, जैसे जैसे समय बीतेगा ग्राफ पे तुम्हारा कमांड होते जाएगा, क्योंकि ग्राफ तुम्हारे करिकुलम में बार बार आएगा। ठीक है, तो देखो अपना ये ग्राफ था, जो इंटरसेप्ट था वो हमारा k डैश था। अगर ऐसे ग्राफ में तुमसे पूछे कि टेम्परेचर ज्यादा या कम, ऐसा दो ग्राफ दे दे, तो टेम्परेचर कंपेयर करने के लिए किसको कंपेयर करते हैं, k को। और k जो है किससे रिलेटेड है, k हमारा log k से रिलेटेड है, और log k रिलेटेड है k डैश से, और k डैश जो है वो y इंटरसेप्ट है। कहने का मतलब कि अगर हमें इसी तरह से फिर से पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह दो ग्राफ दे दिया, यहाँ पे log p, यहाँ पे log v, ग्राफ कैसा दिया, एक ग्राफ दे दिया ये और एक ग्राफ दे दिया ये। देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि ग्राफ कैसा भी हो y बराबर -x प्लस k डैश ही होगा। तो चेंज कौन करेगा, अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो k चेंज करेगा, अगर k चेंज करेगा तो k डैश चेंज करेगा। तो k डैश के चेंज होने से देखो स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्लोप हमारा -1 ही रहेगा। तो चाहे कोई भी टेम्परेचर दे दे, इस इक्वेशन से स्लोप जो हमारा ग्राफ का आएगा वो हमेशा सेम आएगा, स्लोप सेम आएगा, तो ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, 135 135। लेकिन जो इंटरसेप्ट है ना, मान लो ये ग्राफ है A और ये ग्राफ है B, ये टेम्परेचर है TA और ये टेम्परेचर है TB। इस ग्राफ को TA पे खींचे हैं, इसको TB पे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये k डैश हो जाएगा A ग्राफ का और ये k डैश हो जाएगा B ग्राफ का। आपसे पूछ रहा है कि TA और TB में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम क्या कमेंट करेंगे। अब उतना हम नहीं लिखेंगे, सीधे बताओ k डैश बड़ा है कि KB डैश बड़ा है। तो 0 से करीब है KB डैश तो ये छोटा है, 0 से दूर है k डैश तो k डैश बड़ा है। अगर k डैश बड़ा है, अगर k डैश बड़ा है तो y इंटरसेप्ट बड़ा है तो k डैश बड़ा होगा, k डैश बड़ा होगा तो log के बड़ा होगा, और log के बड़ा होगा तो k किसके बराबर, nRT के, यानी टेम्परेचर बड़ा होगा। तो हमारा कमेंट होगा कि इस ग्राफ में बड़ा कौन हो गया, TA बड़ा हो गया TB से। बिल्कुल पिछले ग्राफ की तरह। कैसे करेंगे, डिटेल में करना हो तो k डैश बड़ा है KB डैश से, अगर k डैश KB डैश से बड़ा है तो हम कमेंट कर देंगे कि k बड़ा हो जाएगा k KB से, और k बड़ा होगा तो k को क्या लिख सकते हो, nRTA, तो हमारा TA बड़ा हो जाएगा TB से। ठीक है, पूरा का पूरा फिर से नोट करो, अच्छे से समझो, उसके बाद कॉपी ढक के खुद से ये सारा करने का प्रयास करो। तुम बस ये इतना सारा लिखोगे और कुछ नहीं, ये लिख के ये लेकर आओगे, ये लेकर आओगे, उसके बाद ग्राफ बनाओगे। बस एक ग्राफ बनाना ऊपर वाला, नीचे वाले की कोई जरूरत नहीं है। ये बनाओगे, फिर ऐसा ऐसा दो ग्राफ बनाओगे A और B लेके, फिर कंपेयर करोगे किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका कम है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। चलो एक और ग्राफ देखा जाए बच्चों। इस बार बोल रहा है PV वर्सेस V, ये ग्राफ है। शुरुआत किया जाए, कहाँ शुरुआत करेंगे, PV बराबर K और K बराबर क्या, nRT। PV बराबर K, तो PV तो डायरेक्ट दिख गया, तो ये ग्राफ क्या आएगा, y बराबर K हमारा कांस्टेंट है। तुम बोलोगे कि x एक्सिस पे V को लाना है, तो तुम्हारा ग्राफ आ चुका, अब तुमको कुछ भी इसमें नहीं करना है। देखो इस ग्राफ में कहीं V है ही नहीं, तो V है ही नहीं तो हमको रिप्लेस भी नहीं करना है, तो हम सीधे y बराबर K का ग्राफ खींचेंगे। तो y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस अगर कांस्टेंट हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, PV, यहाँ लिखेंगे V, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, है ना, जहाँ पे ये इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट K आ जाएगा। ऐसा ऐसा दो ग्राफ दे दे, मान लो ये PV हो गया, ये V हो गया, है ना, एक ग्राफ A दे दिया, दूसरा ग्राफ B दे दिया, टेम्परेचर TA, टेम्परेचर TB, और तुमसे कह रहा है कि रिलेशन बताओ TA और TB में।
तो हम क्या देखेंगे, हम के देखेंगे। बी वाले का के भी लिख दिया हमने, ए वाले का के लिख दिया। अब बताओ कौन बड़ा है, तो के बड़ा है के बी से। तो के अगर बड़ा है, अगर के बड़ा है तो उसका एनआरटी बड़ा होगा, और एनआरटी बड़ा होगा तो टीए बड़ा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा टीए बड़ा हो गया टीबी से। तो ये सबसे आसान ग्राफ हुआ, नोट कर लो। अगला देखो बच्चों, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपली पी वर्सेस वी का ग्राफ क्या होगा। पी वर्सेस वी, तो पी वी बराबर क्या है, कांस्टेंट। यहां से आप लिखोगे पी बराबर के बाई वी। पी को हमने लिख दिया वाई और वी को लिख दिया एक्स। तो वाई बराबर के बाई एक्स। वाई बराबर के बाई एक्स का ग्राफ अगर रटे हो, देखे हो पहले तो अच्छी बात है, हाइपरबोला होता है। अगर नहीं देखे हो तो रट जाओ अच्छे से। के बराबर लिख देते हैं, के बराबर क्या है, एनआरटी। तो वाई बराबर के बाई एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रेशर पी और ये हो गया वॉल्यूम बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे ये ग्राफ आता है पी वर्सेस बी का। टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि हम बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर ऐसा ऐसा दो ग्राफ दे दे, प्रेशर पी वॉल्यूम बी, एक ग्राफ ये दे दिया, एक ग्राफ ये दे दिया, ये ग्राफ टीए पे और ये ग्राफ टीबी पे, और आपसे पूछ रहा है कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, तो क्या करोगे, हमको पता करना होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ से आएगा, वही के से आएगा। और के किसके बराबर है, तो देखो तो क्या के हमारा स्लोप है, तो तुम बोलोगे नहीं। क्या के हमारा वाई इंटरसेप्ट है, तो नहीं, स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन ही नहीं है। तो के बराबर किसके है, तो ध्यान से देखो, के बराबर है पी और वी के मल्टीप्लीकेशन के। जिस ग्राफ पे पीवी का गुणनफल, पीवी का मल्टीप्लीकेशन हाई होगा, उस ग्राफ का के बड़ा होगा, और के बड़ा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो पीवी का मल्टीप्लीकेशन कैसे चेक करें, तो उसको चेक करने के लिए अपनी मर्जी से, है ना, एक लाइन खींच दो, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, नहीं तो वाई एक्सिस के पैरेलल, दोनों तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो इस लाइन पे हमारा प्रेशर क्या है, प्रेशर मान लो यहाँ पी डैश है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका वॉल्यूम यहां कट कर रहा है और इसका वॉल्यूम यहां कट कर रहा है ना। ये हो गया V1 और ये हो गया V2। तो अगर बी ग्राफ का इस वाले पॉइंट पे, अगर इस वाले पॉइंट पे तुम पीवी निकालोगे तो पी डैश इंटू V1 आएगा, और इस पे निकालोगे तो पी डैश इंटू V2 आएगा। तो पी डैश दोनों के लिए सेम और V2 बड़ा, तो पीवी का मल्टीप्लीकेशन ए वाले ग्राफ में बड़ा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पीवी का मल्टीप्लीकेशन ए ग्राफ में बड़ा है, किससे, पीवी का मल्टीप्लीकेशन बी ग्राफ से। ठीक है, तो पीवी किसके बराबर, के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि के बड़ा होगा किससे, केबी से, और के अगर केबी से बड़ा होगा तो टी ए बड़ा हो जाएगा टीबी से। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है ना, लेकिन हम समझ सकते हैं, दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि नया चीज है। तो बार बार इसको देखो, बार बार समझो, लिखते रहो तब तक जब तक कि कंफर्टेबल ना हो जाओ। ठीक है, नोट कर लो। अगला लिखो बच्चों, पी स्क्वायर वी वर्सेज 1/v, ये कैसे खींचोगे, तो किया जाए, ट्राई किया जाए। पी बराबर क्या, के, जहां पे के बराबर है एनआरटी के। अब एक काम करो, पी स्क्वायर वी लाना है तो पहले पी निकालो, तो पी बराबर आ गया के बाई वी। पी स्क्वायर लाना है, उसके बाद वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो ये हो गया पी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर में वी से मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड वी से मल्टीप्लाई कर दो, तो पी स्क्वायर वी बराबर के स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी। तो वी से स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया के स्क्वायर बाई वी। पी स्क्वायर वी को लिख सकते हो वाई, के स्क्वायर को लिख सकते हो नया कांस्टेंट के डैश इंटू, और के स्क्वायर में मल्टीप्लाई है किससे, इसे लिख सकते हैं हम क्या, के स्क्वायर इंटू 1/v। 1/v को हम लिख सकते हैं x। तो y बराबर के डैश, इतना गंदा सा दिया हुआ था और ग्राफ आ गया y बराबर के डैश x का। तो y बराबर के डैश x क्या होता है, ये हो गया पी स्क्वायर वी, वाई की जगह पे ये हो गया 1/v, और ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया थीटा, स्लोप जो है बराबर tan थीटा के। tan थीटा किसके बराबर, के डैश के। के डैश किसके बराबर, के स्क्वायर के, है ना। चाहो तो के का वैल्यू पुट कर दो, यानी क्या आ जाएगा, एन आर टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्लोप हो गया। ऐसा ऐसा दो ग्राफ दे दिया तो आराम से कंपेयर हो जाएगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टी ज़्यादा होगा, है ना, बना ही लो। अगर ऐसा ऐसा दो ग्राफ दे दिया, पी स्क्वायर वी, वैसे देता नहीं है, अगर इस तरह का इक्वेशन देगा
तो तुमको डायरेक्टली ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, बताओ टी ए बड़ा कि टी यू बड़ा। तो स्लोप किसका ज़्यादा, ऊपर वाले का, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, टी ए बड़ा हो जाएगा टी बी से। ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, चार्ल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ हो गया वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/p, चाहे p प्रोपोर्शनल टू 1/v। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, है ना। कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट, चाहे गिवन मोल ही लिख दो, गिवन मोल ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली proportional to its temperature at constant pressure। प्रेशर कांस्टेंट रहे, प्रेशर फिक्स है, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन के बाहर 1 atm प्रेशर है जो कि फिक्स है, और तुम नीचे से गर्म कर रहे हो, तो जितना गर्म करोगे गैस फैलता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यही है ना लॉ बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, कब, जब मोल और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाए। जरा इसको वेरीफाई करो तो P बराबर एनआरटी से। P बराबर क्या होता है, एनआरटी। हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता ही है। तो देखो तो बच गया कौन, V प्रोपोर्शनल टू T हो गया, है ना, क्योंकि NR और P कांस्टेंट हो गया, तो ये सब मिलके एक नया कांस्टेंट दे देगा, बचेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर। समझ गए। तो देखो V प्रोपोर्शनल टू T है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दो, V बराबर क्या, KT आ गया। अब जरा यहाँ से चेक करो तो, यहाँ से अगर V बराबर लिखोगे तो आ रहा है NR/P इंटू टी। इसी को हमने लिखा है V बराबर KT। इसका मतलब ये हुआ कि K का वैल्यू किसके बराबर है, NR/P के बराबर है। पिछले वाले में K का वैल्यू NRT के बराबर था, वो अलग कांस्टेंट था, ये अलग कांस्टेंट है, दोनों सेम कांस्टेंट नहीं है। इसका वैल्यू NR/P के बराबर है ना। तो V बराबर KT हमने लिखा, और बगल में लिखेंगे K बराबर NR/T। तो अब जो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, NR/नॉट T बल्कि P, NR/P। आगे हम जो भी बातें करेंगे उसमें अगर तुमको प्रेशर पूछेगा कि प्रेशर ज्यादा है कि कम है। पिछले वाले में टेम्परेचर पूछ रहा था TA और TB में, यहाँ प्रेशर में रिलेशन पूछेगा। तो यहाँ भी प्रेशर को पता करने के लिए K पे जाओगे, K बड़ा होगा तो प्रेशर यहाँ पे छोटा होगा, क्योंकि K और P में इनवर्स का रिलेशन है। पिछले वाले में K बराबर NRT था, तो K बड़ा होता था तो टेम्परेचर बड़ा होता था। यहाँ पे K बराबर NR/P है, तो यहाँ पे K अगर बड़ा होगा तो प्रेशर हमारा छोटा होगा, K अगर छोटा होगा तो प्रेशर हमारा बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, और बताओ, V/T बराबर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट चाहे K। तो अगर किसी एक इनिशियल पॉइंट पे हम 1 ले लें तो इसको लिखेंगे V1/T1 बराबर कांस्टेंट, 2 पे लिखेंगे V2/T2 बराबर कांस्टेंट। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर V3/T3 एंड सो ऑन लिख सकते हैं, और ये सब का सब आपस में इक्वल होगा। तो यही हो गया तुम्हारा चार्ल्स लॉ। क्या क्या यहाँ पे निचोड़ आया, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी V बराबर KT, K का वैल्यू NR/P के बराबर। बिकॉज की V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो हम लिख सकते हैं V/T बराबर कांस्टेंट। चाहे देखो ऐसे भी एक लिखा जाता है बच्चों, V बराबर KT है, तो डायरेक्ट देखो कैसे लिखते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू T, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे V2/V1 बराबर T2/T1। प्रोपोर्शनल है ना, तो इधर अगर 2/1 तो इधर भी होगा 2/1। जरा इसको चेक करो, इसको यहाँ से तो देखो, तो V1 को राइट साइड में ले जाओ, तो V1 उधर जाएगा तो T2 लेफ्ट आ जाएगा, तो देखो बन गया T2/T1, और यहाँ बन गया V2/V1। लिख के कर लेना, ठीक है, नोट करो। अब आते हैं बच्चों चार्ल्स लॉ के ग्राफ में। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो हमारा इक्वेशन क्या है, V बराबर KT, साइड में लिख देंगे K बराबर क्या, NR/P। तो ये तो सबसे आसान है, V को लिखना है y एक्सिस पे, यहाँ लिख दो y, T को लिखना है x एक्सिस पे, तो y बराबर kx। y बराबर kx का ग्राफ क्या होता है, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया टेम्परेचर। y बराबर kx ऑरिजिन से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है।
मान लो ऐसा ऐसा दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, सारा का सारा डिस्कशन वही है, एक बार समझा दिए सब हो जाएगा। इनफैक्ट बाकी सब आसान ही है, ठीक है। तो v प्रोपोर्शनल टू t, तो ऐसा ऐसा मान लो दो ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ ये दे दिया, एक ग्राफ ये वाला ग्राफ बनाया pa पे और ये बनाया pb पे। आपसे पूछ रहा है pa और pb में क्या रिलेशन है। तो एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप बराबर क्या हो गया, tan थीटा, और वो बराबर किसके, k के बराबर। और k किसके बराबर, k बराबर है nr/p के। तो जिसका स्लोप बराबर होगा उसका k बड़ा होगा, और जिसका k बड़ा होगा उसका प्रेशर छोटा होगा। तो स्लोप ऊपर वाले a ग्राफ का ज़्यादा है, तो a ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो pa हमारा छोटा हो गया pb से। ठीक है बच्चों, आइडिया लग गया। ये हमारा हो गया। अब बताओ, मान लो तुमको बोला कि ग्राफ खींचिए v/t वर्सेस v का, तो क्या करेंगे, फिर से वही लिखो, v बराबर kt। क्या लाना है, v/t, तो लिखो v/t बराबर k। v/t को y लिख दो, है ना, y बराबर k। अब तो कोई वॉल्यूम का टर्म बचा नहीं तो हम x को लिखेंगे ही नहीं, तो y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ आ गया। y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ हो जाएगा y बराबर कांस्टेंट का, v/t, और ये हो गया v, ठीक है। और ये इंटरसेप्ट कितना, k के बराबर। मान लीजिए दो एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे। ये किया pa पे और ये किया pb पे। तो इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, इसका इंटरसेप्ट k, इसका इंटरसेप्ट kb। तो ऑब्वियसली k बड़ा है, तो अगर k हमारा बड़ा है kb से, तो k अगर बड़ा है, k किसके बराबर है, k बराबर है nr/p के, तो p छोटा होगा। तो हम लिखेंगे pa लेस देन pb। खत्म हो गया, नोट कर लो। अगला ड्रॉ करो बच्चों, खुद से ड्रॉ करो इसको जरा। तो log v वर्सेस log t का ग्राफ क्या आएगा, v बराबर kt, यही है। log लगा दो दोनों साइड, तो ये हो गया log v बराबर log kt। log m गुना n, अभी बताए थे क्या हो जाता है, log k प्लस log t, ठीक है। तो log v को लिख दो y, log t हो जाएगा x, और log k को हम लिख सकते हैं k डैश। किससे कंपेयर करेंगे, y बराबर mx प्लस c से। तो हमारा इंटरसेप्ट आ गया k डैश के बराबर, m जो कि स्लोप है वो आ गया 1 के बराबर। 1 स्लोप का मतलब, पॉजिटिव स्लोप का मतलब ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। ये हो गया log v, ये हो गया log t। तो दो तरह का ग्राफ खींच सकते हो, है ना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव चाहे इंटरसेप्ट नेगेटिव। ये ग्राफ भी खींच सकते हो, एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। चाहो तो आप log p, सॉरी log v log t, ठीक है। चाहो तो ये ग्राफ भी खींच सकते हो। यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव आ गया, लेकिन एंगल क्या आया, एंगल 45 डिग्री आया। क्यों, क्योंकि स्लोप हमारा m जो कि 1 के बराबर है, और 1 कब होता है, जब ये tan 45 डिग्री हो, ठीक है। तो हम ये ग्राफ लेके चल रहे हैं। मान लो ऐसा ऐसा दो ग्राफ दे दिया, log v वर्सेस log t, दो ग्राफ दे दिया, एक दूसरे के पैरेलल होगा, है ना। ऊपर वाले में प्रेशर है pa और नीचे वाले में प्रेशर है pb, और आपसे पूछ रहा है कि pa और pb में कौन बड़ा है कौन छोटा है। एंगल वही होगा 45 डिग्री, ड्रॉ कर लेना। तो एक बात बताओ, अब हमारा जो, अब क्या, k तो हमेशा प्रेशर किससे आता है, k से। k कहाँ पे है, log k में है। log k किससे रिप्लेस हुआ, k डैश से। तो हम ग्राफ में k डैश को ढूंढेंगे, तो k डैश कहाँ पे था, ये इंटरसेप्ट हमारा k डैश है। तो देखो, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा, k b डैश, यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा k a डैश। देखो ये दिया हुआ नहीं रहेगा, तुमको बस ये दिया रहेगा, दो ग्राफ दे देगा और कुछ भी नहीं देगा, और तुमको कंपेयर करना होगा प्रेशर। तो तुम मर्जी से ये लिखोगे, इसके इंटरसेप्ट को, अगर ये b ग्राफ है तो इसके इंटरसेप्ट को हमने k b डैश मान लिया सहूलियत के लिए, और a वाले को k डैश मान लिया, ठीक है। तो ऊपर वाले का इंटरसेप्ट ज्यादा है, 0 से दूर है वो, तो k डैश हमारा बड़ा है k b डैश से। तो जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा होगा k डैश, उसका log के बड़ा, log के बड़ा तो k बड़ा, और k बड़ा तो प्रेशर कम होगा। तो हम लिख सकते हैं
पी ए छोटा होगा पी बी से। हो गया, नोट कर लो। अगला लिखो बच्चों, एक और लास्ट ग्राफ इसका, v वर्सेस 1/t का। शुरुआत करो वैसे ही, v बराबर k बाई टी, ये तो डायरेक्ट ही आ गया, k लिख लो साइड में nr/p, v हो गया y एक्सिस पे, k को k लिख दो और 1/t को लिखना है x, तो 1/t को x यानी t को 1/x, t को लिख दो 1/x, तो y बराबर k बाई एक्स। अभी हम इसका ग्राफ खींचा था, हाइपरबोला होता है, इसका ग्राफ हो जाएगा, ये हो गया v, ये हो गया 1/t, ये हो जाएगा हाइपरबोला, ठीक है ना। और अगर इसमें अगर दो ग्राफ दे दिया, अभी हम सिखाए थे मल्टीप्लिकेशन से, देखते हैं, v वर्सेस 1/t, ये ग्राफ दे दिया पी ए प्रेशर पे, ये ग्राफ दे दिया पी बी प्रेशर पे, किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसा बोला। तो क्या करते हैं, इसमें प्रेशर कहाँ से मिलेगा, के से। के कहाँ से मिल रहा है, के, ध्यान से देखो, के निकालने के लिए एक्स वाई बराबर के आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या बोले थे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यही हमारा वाई एक्सिस है, यही हमारा एक्स एक्सिस है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा कब होगा, एक्सिस से जितना दूर जाओगे, अभी हमने निकाला भी था पैरेलल लाइन खींच के, एक्सिस से जितना दूर जाओगे, है ना, चाहे ऊपर जाओ, चाहे राइट जाओ, चाहे ऐसे जाओ, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये बी ग्राफ में मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा है, तो ये जो बी ग्राफ है, बी ग्राफ, उसका हमारा के बड़ा होगा, हम लिख सकते हैं के भी जो है बड़ा होगा के से, ठीक है। और जिसका के बड़ा होगा उसका प्रेशर छोटा होगा, तो हमारा रिलेशन आ गया, पी बी छोटा हो गया पी ए से। हो गया, नोट कर लो। अगला हेडिंग में बच्चों, अनदर स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। देखो, चार्ल्स लॉ का एक स्टेटमेंट होता है जो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, चार्ल्स क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि कांस्टेंट प्रेशर है और एक गैस पड़ा हुआ है कमरे में, चाहे कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, और वो देखा कि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से बढ़ाते हैं, कितने से बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सी से, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, 25 है तो 25 को 26 कर दो, 30 है तो 30 को 31 डिग्री सी कर दो। वो ऑब्जर्व किया कि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, कितने से बढ़ जाता है, तो 0 डिग्री सी पे जो वॉल्यूम था, अभी का वॉल्यूम नहीं, 0 डिग्री सी पे जो वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम के 273वें हिस्से से, ठीक है, वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है। 273 नहीं, 273.15 होता है, समझाने के लिए हम 273 बोल रहे हैं, ठीक है। फिर से समझो, चार्ल्स बोला कि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से बढ़ाते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, तो 0 डिग्री सी पे जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के 273.15वें गुने से बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे क्लियर हो गया, समझ में आ गया है, कब, कांस्टेंट प्रेशर पे, और गैस का मोल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो लिखा जाए, इसको हम लिख देते हैं, फिर तुम लोग नोट करना, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। क्या बोल रहा है, इफ टेम्परेचर ऑफ गिवन मोल ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सी और 1 केल्विन, ठीक है। यहां तुम थोड़ा कंफ्यूज करोगे, 1 डिग्री सी और 1 केल्विन, तुम बोलोगे 1 डिग्री सी तो 274 केल्विन ना, तो 1 डिग्री सी टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर में चेंज है, और टेम्परेचर में जो चेंज आता है, किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ा तो केल्विन स्केल पे भी उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से ही बढ़ेगा। टेम्परेचर और केल्विन अलग अलग होता है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सी और केल्विन स्केल पे सेम होता है, इसको हम बाद में प्रूव कर देंगे। अभी के लिए इतना याद करो, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सी से बढ़ गया तो तुमसे पूछेगा कितना केल्विन से बढ़ा, तो तुम बोलोगे 5 ही केल्विन से बढ़ा, ऐसे समझ सकते हो। देखो 27 डिग्री सी टेम्परेचर है और उसका टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्री सी हो गया, ठीक है, लिख देते हैं 27 डिग्री सी से टेम्परेचर बढ़ के 30 डिग्री सी हो गया, तो टेम्परेचर में चेंज कितने का है बच्चों, 3 डिग्री सी का। अब देखो केल्विन में देखते हैं, तो 27 डिग्री सी को केल्विन में चेंज करो तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, 273 जोड़ दिए। 30 डिग्री सी को भी केल्विन में चेंज करो तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। तो देखो तो कितने से बढ़ा टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर 3 ही केल्विन से बढ़ा, 303 माइनस 300, 3 ही केल्विन आया, है ना। तो इसको साइड में लिख देना, और यहां से प्रूफ हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर इज सेम at both degree C and Kelvin scale,
टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डिग्री सी और केल्विन स्केल पे अलग अलग होता है ना। टेम्परेचर इज डिफरेंट एट डिग्री सी एंड केल्विन स्केल। ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 आप ऐड करते हो, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सी में भी 3 है और केल्विन में भी 3 है। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर डिग्री सी और केल्विन स्केल पे अलग अलग होता है, लेकिन टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो डिग्री सी और केल्विन दोनों स्केल पे सेम हो जाता है। ठीक है, बाकी किसी यूनिट में ऐसा नहीं होता है। 1 किलोमीटर और मीटर में अगर ऐसा काम करोगे तो ऐसा नहीं होगा। किलोमीटर में जो चेंज है और मीटर में जो चेंज है वो सेम नहीं होगा। रीजन, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है। बाकी सारे यूनिट में मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन डिग्री सी से केल्विन में जाने के लिए मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, एडिशन होता है, ऐड होता है। तो ऐड होने के कारण ऐसे सोचो, मान लो टेम्परेचर हमारा T1 है, T1 डिग्री सी, और वहां से बढ़ के हो गया T2 डिग्री सी। तो चेंज कितने का? T2 माइनस T1 का। अब केल्विन पे जाओ तो T1 में 273 ऐड हुआ, T2 में भी 273 ऐड हुआ, तो जब डिफरेंस लोगे तो 273 कट जाएगा, बचेगा क्या? T2 माइनस T1। तो प्लस में चेंज आता है ना, जब तुम केल्विन में चेंज करते हो तो 273 ऐड होता है, इसी वजह से चेंज जो है वो दोनों स्केल पे सेम रह जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट साइड में नोट कर लेना और ये लिख लेना, ये दोनों पॉइंट लिख लेना। अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट पहले नोट कर लो, हम इसको नीचे का मिटाएंगे फिर हम उस पर आएंगे। ठीक है बच्चों, वापस आते हैं। क्या बोल रहा है? टेम्परेचर अगर हम किसी गैस का 1 डिग्री सी चाहे 1 केल्विन से बढ़ाते हैं, है ना, देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस लिखा हुआ है, इंक्रीजेस बाई 1/273.1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी वाले वॉल्यूम के इतने हिस्से से वो बढ़ जाता है। ठीक है, गिवन दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर 0 डिग्री सी पे वॉल्यूम हमारा V0 है मान लो, तो 1 डिग्री सी पे जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा V0 प्लस V0 बाई 273.15। ठीक है, कितने पे हुआ ये? 1 डिग्री सी का वॉल्यूम हुआ। उसी प्रकार से 2 डिग्री सी पे वॉल्यूम क्या आएगा बच्चों? तो 2 डिग्री सी पे वॉल्यूम जो होगा 1 डिग्री सी वाले से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो बस इतना ही ज्यादा होगा, V0 अपॉन 273.15, है ना। हमेशा जो वॉल्यूम बढ़ता है वो V0 वाले वॉल्यूम के इतना हिस्सा जो होता है, इतना गुना जो होता है उससे बढ़ता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? V0 प्लस, पहले इसको लिख दो, V0 बाई 273.15, और इसमें ऐड भी हो जाएगा फिर से वही टर्म, तो जैसे ही ऐड होगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बराबर किसके हो गया? 2 डिग्री सी का वॉल्यूम। ठीक है, लिख के करोगे इसको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हर लाइन के लिखने के बाद तुम पॉज करना और तुम भी लिखना इस चीज को, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 3 डिग्री सी पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसमें ऐड हो जाएगा फिर से V0 बाई 273, तो ये हो जाएगा V0 प्लस 3V0 अपॉन 273.15, ये हो गया 3 डिग्री सी का वॉल्यूम। तो उसी प्रकार से 3 डिग्री सी का, 4 डिग्री सी का, 5 डिग्री सी का, अगर हम लिखेंगे T डिग्री सी का, तो T डिग्री सी का वॉल्यूम क्या होगा? तो V0 प्लस T टाइम्स V0 डिवाइडेड बाई 273.15 आ जाएगा, और ये कितना हो गया? VT डिग्री सी। तो इस चीज को हम लिख रहे हैं यहाँ साइड में, VT डिग्री सी बराबर कितना आ गया? V0 प्लस T टाइम्स V0 बाई 273.15। अब एक काम करो, V0 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा VT डिग्री सी बाई V0, और V0 क्या था? V0 क्या था? 0 डिग्री सी का वॉल्यूम था, तो हम उसे लिख सकते हैं 0 डिग्री सी का वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या बच गया यहाँ पे? तो बच गया 1 प्लस T डिग्री सी। ये T क्या है? डिग्री सी है, टेम्परेचर है ना। 1 डिग्री सी तो 1 आया, 2 डिग्री सी, 2 डिग्री सी, ये 2 डिग्री सी है, 3 डिग्री सी तो यहाँ पे 3 आया, तो T डिग्री सी पे यहाँ T आ गया, तो हम लिख रहे हैं T डिग्री सी डिवाइडेड बाई 273.15। ठीक है बच्चों, अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हो? इसे हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो एक काम करो, पहले इतना नोट करो अच्छे से, ऊपर से हम मिटाएंगे। देखो बच्चों, उसको लिख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा VT डिग्री सी बाई V0 डिग्री सी, राइट साइड में आएगा 273.15 जोड़ T डिग्री सी। अब कुछ क्लिक कर रहा होगा तुमको, यहाँ पे डिग्री सी में 273 ऐड हो गया, नीचे क्या आया? 273.15। तो देखो यहाँ हम चालाकी कर रहे हैं, 273.15 तो है, इसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं, 0,
तो 0 ऐड किया, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 डिग्री सी। अब इसको ध्यान से देखो, 0 डिग्री सी में 273 ऐड करोगे तो ये केल्विन स्केल पे टेम्परेचर चला जाएगा 0 डिग्री सी वाला, और स्मॉल टी डिग्री सी में 273 ऐड करोगे तो ये भी केल्विन स्केल पे चला गया टी डिग्री सी वाला। हम मान के चल रहे हैं जो कैपिटल टी है ये केल्विन स्केल का टेम्परेचर है। तो डिग्री सी में 273 ऐड करोगे तो टेम्परेचर वही रहेगा लेकिन केल्विन स्केल पे चला जाएगा। 0 डिग्री सी में 273 ऐड करोगे टेम्परेचर वही रहेगा लेकिन अभी केल्विन स्केल पे चला गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखो क्या आ गया, V T डिग्री सी बाई V 0 डिग्री सी इज इक्वल टू T डिग्री सी बाई T 0 डिग्री सी। मान लो 0 डिग्री सी इनिशियल पॉइंट था और T डिग्री सी फाइनल पॉइंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं V2 बाई V1, जहां पे 1 इनिशियल 2 फाइनल इज इक्वल टू T2 बाई T1। ठीक है, तो देखो तो इस एक्सपेरिमेंट से हमारा चार्ल्स लॉ प्रूफ होके आ गया। V2 बाई V1 बराबर T2 बाई T1। ये क्या इंडिकेट करता है, V प्रोपोर्शनल होगा T के, यानी V बराबर क्या आ गया, KT के बराबर आ गया, जहाँ पे K कितने के बराबर है, तो NR बाई P के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चार्ल्स लॉ पूरी तरह से खत्म हो गया। ये जो भी हम प्रूव कराए हैं इसका ऐसे तो कोई यूज नहीं है, लेकिन ट्रू फॉल्स में कॉन्सेप्चुअल सवाल बना सकता है कि 1 डिग्री सी से बढ़ता है तो बोल देगा कि वॉल्यूम 273 अपॉन 15 डिग्री सी से बढ़ जाएगा, तो तुम बोलोगे गलत, वॉल्यूम अपने ही वॉल्यूम के 273वें हिस्से से नहीं बढ़ता है, 0 डिग्री सी वाले वॉल्यूम के 273वें हिस्से से बढ़ता है। अभी जो वॉल्यूम है उसके 273वें हिस्से से नहीं बढ़ता है, 0 डिग्री सी में जो वॉल्यूम है उसके 273वें हिस्से से बढ़ता है। ठीक है, दिमाग में रखना, याद रखना, इसको नोट करो अच्छे से। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगले क्लास में हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ देखेंगे, जैसे बिल्कुल सेम डिस्कशन, वॉल्यूम टेम्परेचर का जो देखे हो एग्जैक्ट सेम डिस्कशन होगा, बस वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।